नमस्कार, इंग्लिश न्यूज़ के खास शो आरोग्य में आप सबका स्वागत है। इस शो में हम आपको मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड काफ़ी जानकारी देते हैं और उसी सिलसिले में आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों का ख्याल इस कोरोना और ओमिक्रॉन के काल में कैसा रखा जाए। उसी के सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर गिरीश चरडे। नमस्कार सर, जो कि एक बाल रोग तज्ञ है। अगर देखा जाए बूढ़े लोग या फिर जो वृद्ध लोग होते हैं वो हमारे घर की छत होते हैं, तो बच्चे हमारे घर के नन्हे नन्हे पौधे होते हैं और वो हमारे घर की रौनक होते हैं और उनका ख्याल रखना हमारा महत्वपूर्ण काम होता है, हमारा कर्तव्य होता है। तो इसी सिलसिले में अभी 15 से 18 तक की उम्र के बच्चों की कोरोना वैक्सीन आने वाली है और इसी सिलसिले में आज हम सर से बात करेंगे। तो सर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो वैक्सीन आने वाली है वो बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं है? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गिरीश चरडे, बाल रोग तज्ञ नागपुर से। आपसे इस माध्यम से चर्चा सत्र में शामिल हुआ हूं और मुझे आपने आज इस शो में बुलाया और मुझे बात रखने का मौका दिया, इसलिए मैं आपका और आपके पूरी संपूर्ण टीम का बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं। आपने जो प्रश्न पूछा है कि कोविड का वैक्सीन जो चालू होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने 15 से 18 साल के सभी बच्चों को लसीकरण के लिए आह्वान किया है कि वो लगा ले जल्द से जल्द। आप जैसे जानते हैं कि कोरोना एक वैश्विक महामारी है और इसका हल ही वैक्सीनेशन है। अभी तक के हमने देखा कि वो प्रथमतः पहली लाट हो या दूसरी वेव हो, उसमें हमने काफ़ी अपनों को खोया है और उसके बाद जो लसीकरण ने रफ्तार पकड़ी है और आज करीबन 149 करोड़ लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगा चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत जैसे देश में, जहाँ लोक संख्या और आबादी इतनी ज़्यादा मात्रा में है, इतने लोगों को पहला और दूसरा डोज कंप्लीट करना ये अपने आप में बहुत बड़ा लक्ष्य की उपलब्धि माना जाएगा। इसी सिलसिले में जो बच्चों का वैक्सीनेशन, आप जानते होंगे कि हमारे नागपुर में स्वयं बच्चों के लसीकरण का ट्रायल भी हुआ था। एक मेडिट्रिना हॉस्पिटल में होता और एक मेरे हॉस्पिटल में अभी चल रहा है, कॉर्बेवैक्स जिसका नाम है। तो कोवैक्सीन जो लस बच्चों को दी जाने वाली है और ये कॉर्बेवैक्स को इमरजेंसी अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने और DCGI ने दिया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी भी हूँ, क्योंकि लसीकरण एकमात्र शस्त्र है इस लड़ाई में जो हम सभी को दे सकते हैं। बच्चों में लसीकरण देने का अभी जो डोज शेड्यूल है वो 2 डोजेस का है, जैसे हमने लिया अभी लेना है और 28 दिन के बाद दूसरा डोज लेना है। ये वैक्सीन एकदम ही सेफ है और ये वैक्सीन लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो चुका है, क्योंकि बच्चों को अभी स्कूल जाना है, बच्चों को खेलना है, बच्चों को बाहर माता पिता के साथ घूमना है, उनको ट्रैवलिंग करना है। ये सारे चीज़ों के लिए ये वैक्सीन अत्यंत आवश्यक है। इससे कुछ हानि या नुकसान बिल्कुल नहीं है। जनरली जो वैक्सीन बच्चे लेते हैं, जिसमें सामान्यतः बुखार आ सकता है या हल्का दर्द रह सकता है, उसी प्रकार के लक्षण इस वैक्सीन के साथ दिखेंगे। हल्की दवाइयाँ जैसे पैरासीटामोल दवाइयाँ लेके उनको रेस्ट करा के भरपूर पानी पिला के हम उनको जल्दी ठीक कर सकते हैं। बट बहुत रेयर केसेस में कभी कभी बुखार ज़्यादा बढ़ता है, तो उसके केयर लेने के लिए हमारे जैसे पीडियाट्रिशियन नागपुर सिटी में आपके साथ खड़े हैं, जो आपको मदद भी करेंगे। और नई जो वैक्सीन आने वाली है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एक नाक द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन की काफ़ी चर्चा थी और उसका ट्रायल अभी कंप्लीट हो चुका है। वो सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक द्वारा नोवावैक्स करके नाक में दी जाने वाली कोविड की बहुत ही अच्छी वैक्सीन मानी जाती है और वैक्सीन बहुत ही कम समय में हम सभी के लिए उपलब्ध होने वाली है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वो वैक्सीन ज़रूर लें और ये बहुत ही सेफ है। इसमें प्रिक करने की ज़रूरत नहीं है, केवल नेजल स्प्रे के माध्यम से हम वैक्सीन दे सकते हैं। जैसे हम पोलियो ड्रॉप बच्चों को पिलाते हैं घर घर जाके, वो सेफ रहते हैं, वैसे ही ये वैक्सीन सेफ है और ये घर घर जाके हमारे सारे आरोग्य कर्मचारी, आंगनवाड़ी सेविका और बाकी भी हेल्थ वर्कर्स इसको प्रमोट कर सकते हैं। तो आने वाला समय ये वैक्सीन का रहने वाला है और वैक्सीन देने के कारण ही हम पूरे समाज को, चाहे वो बाल अवस्था के हो चाहे वृद्धावस्था के हो, हम सभी का संरक्षण और उनका लाइफ की सेफ्टी के लिए बहुत ही आवश्यक है, इसलिए ज़रूर कर लेना चाहिए। तो सर, ये तो हो गया वैक्सीन के बारे में और कोरोना के बारे में। अभी एक नया वेरिएंट भी आया है सर, ओमिक्रॉन करके। तो ये ओमिक्रॉन है क्या और इससे बच्चों को क्या खतरा हो सकता है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि ओमिक्रॉन है क्या। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड एक इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये पूरे विश्व में फैल चुका है। इसका मूलतः जो हानि पहुंचाने का कार्यक्रम रहता है उसमें हल्का बुखार आना या नाक में सर्दी आना ये रहता है।
जो कि ये मैन मेड वायरस कहला रहा है, चाइना ने इसको इंपोर्ट किया है, ऐसे बाकी देशों का भी मानना है, तो ये इसको थोड़ा सा हट के 19 को अलग कर दिया गया है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो। ओमिक्रॉन उसी चेन का एक हिस्सा है जिसमें अल्फा, बीटा और बाकी वेरिएंट हमको दिखे, डेल्टा जो सबसे ज़्यादा घातक था। ओमिक्रॉन उतना घातक नहीं हमको दिखाई पड़ रहा है, पर इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अब घातक होना और इन्फेक्टिविटी होना, ये आप पूछेंगे कि कैसे है। इन्फेक्टिविटी यानी एक से दूसरे को होना और एक से 100 लोगों को होना, इसमें अंतर है। 1 to 1 अगर हमको होता है मतलब उसकी इन्फेक्टिविटी कम है। अगर वो एक व्यक्ति हमारे पास ओमिक्रॉन का पॉजिटिव है तो वो 100 लोगों को अफेक्ट करने की ताकत रखता है। इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है और ये अगर बहुत सीवियर मात्रा में इसका म्यूटेशन अगर है जैसे डेल्टा का था तो वो उसमें जान का खतरा बना रहता है। इसलिए हमको डेल्टा वायरस से सेकेंड वेव में बहुत लोगों की जान जाते हुए दिखी। उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, निमोनिया बहुत जल्दी फैलता है, उनको एडमिट करना पड़ता है और उनको इंजेक्शंस भी देने पड़ते हैं। जहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन के केसेस पूरे भारत भर में भी मिल रहे हैं और पूरे विश्व में भी मिल रहे हैं, पर कहीं पे भी बेड में आवश्यकता नहीं पड़ी कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, कहीं पे भी उनको मेडिसिन की किल्लत महसूस नहीं हो रही है, कहीं पे भी अपने को ऑक्सीजन की कमी नहीं महसूस हो रही। मतलब सारे लोग घर पे हल्के मुल्के वातावरण में ठीक होने वाले हैं। और इससे में सबसे बड़ा रोल जो प्ले किया है वो वैक्सीनेशन ने है, जो हमने मैक्सिमम अचीव कर चुके हैं एडल्ट का। अभी सिर्फ जो प्रश्न हमारे पास में है कि जो वैक्सीन लेने से छूट गए हैं, जैसे गर्भवती माताएं कुछ होंगी जो छूट गई, या किसी को गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति है वो छूट गए हैं, छोटे बालक है जो छूट गए हैं, इनको हमें बचाना है और इसी के लिए हमको आगे कार्य करना है। तो उसी इसमें हमको वैक्सीनेशन को ध्यान में रखें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अब सारे बच्चे जानते हैं कि हमको हाथ कैसे धोना है, हमको मास्क कैसे पहनना है, हमको सैनिटाइज कैसे करना है, ये हम बड़ों से अच्छे बच्चे जानते हैं और बच्चे फॉलो भी करते हैं। इसलिए मैं बच्चों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो हमको भी ध्यान में लाते हैं कि कभी मास्क नहीं पहना तो मास्क पहनो पापा, या मास्क पहनो डॉक्टर साहब। ये बच्चे भी, पेशेंट भी हमको कहते हैं। तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर प्रॉपरली मेंटेन करते हैं। पर ये है कि उनमें कैरी करने की वायरस की ताकत बहुत ज़्यादा रहती है, 3-3, 4-4 महीने वो कैरी कर सकते हैं। इसलिए हमको विशेष उनकी काळजी लेना चाहिए। इस पीरियड में हमको देखभाल करना चाहिए और हल्का फुल्का बुखार या खांसी सर्दी होती है तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को दिखा के उनके मार्गदर्शन में आपने दवाइयाँ भी लेना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ओमिक्रॉन को ना घबराएं। हाँ, डेफिनेटली ये थोड़ा मसला सीरियस है, पर उससे घबराने से हमें लड़ाई में विजय नहीं प्राप्त होगी। हमको उसको समझना है, शत्रु को जानना है और उस पर अटैक भी करना है, उससे बचना भी है। दोनों काम अगर हम बराबर करेंगे तो मेरे ख्याल से ये भी वेरिएंट को हम हराने में 100% जल्द से जल्द काम आएगा। सर, जैसे कि आपने बताया कि शत्रु से हमें लड़ना है, तो सर वो बोलते हैं कि खतरे से सावधानी भली, तो इसके लिए हम कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए सर? जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चों में सावधानियाँ बहुत ज़रूरी होती है, उनमें समझ की थोड़ी कमी होती है जितना हम में है, पर उनको अगर बता दिए कार्य तो वो बराबर करते हैं। इसलिए उनको उनका मास्क बराबर रखने के लिए बताइए। उनका मास्क सन में हम रख सकते हैं। उनको जब भी वो मास्क पहन के घर में आते हैं तो उनको हाथ पैर स्वच्छ धोने के लिए हम कह सकते हैं। उनका मास्क डेटॉल साबुन के पानी में हम डालने को कह सकते हैं। उसको वॉश करके या प्रेस करके हम फिर से वापस सकते हैं अगर कपड़े का है तो। N95 मास्क बच्चों में रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ जो हाई इन्फेक्टिविटी जोन में काम करते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए या फिर और कई आप जैसे रिपोर्टर पत्रकार जो पब्लिक में जाते हैं, उनको ही हमने ये मास्क पहनने के लिए कहा है। बाकी बच्चे जो है अपने कपड़े का मास्क पहन सकते हैं इजीली। दूसरी ये चीज़ है कि उनको पानी बहुत पीना है। जहाँ तक हो सके बहुत ज़्यादा गैदरिंग में हमको खेलना नहीं है। क्लोज रूम में एसी लगा के बैठना नहीं है। और खेलने के लिए हम प्लेग्राउंड, आपने जैसे बहुत ये कहा कि अब बच्चे बाहर जाते हैं प्लेग्राउंड में खेलते हैं, तो प्लेग्राउंड में इसका बढ़ने का खतरा कम होता है क्योंकि ओपन स्पेस है, वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। जहाँ पे भी वेंटिलेशन का रुकाव है वहाँ वायरस का खतरा ज़्यादा बनता है। इसलिए बच्चों को आप मैदानी खेल में इन्वॉल्व करें, उनको जाने दें। उनका प्रॉपर नींद बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे मोबाइल पे खेलेंगे तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए उनसे मोबाइल से दूर रहने की सलाह दें। जितना उनका ऑनलाइन सेशन है या स्कूल का सेशन है उतना कंप्लीट करने के बाद उनको अपने कार्य में कुछ ना कुछ उनको छोटे मोटे घर के कार्य भी दे सकते हैं। उनको 9-10 बजे आप सुलाएं, उससे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हार्मोन्स उनके अंदर रिलीज होते हैं और इम्यूनिटी हमारी बहुत बिल्टअप होती है। पानी से हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी डेवलप होती है, हमारी नींद से बहुत अच्छी डेवलप होती है इम्यूनिटी। तो ऐसे अनेक, जैसे खान पान में उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अच्छे खान पान का हम सेवन कर सकते हैं। ये सारे चीज़ों को अगर हमने किया
और उन्हें समझा के बताया, तो मुझे लगता है कि बच्चों में ये सावधानियां बहुत आवश्यक है। माता पिता अगर जागरूक है, दादा दादी नाना नानी अगर जागरूक है, तो डेफिनेटली उस घर के बच्चे भी जागरूक रहते हैं। खांसते या छींकते वक्त उनको थोड़ा सा रुमाल दें ताकि वो रुमाल में खांसे, या अगर रुमाल नहीं है तो शर्ट की कमीज में खांसे, ताकि उससे स्प्रेड ना हो, दूसरे लोगों को उसका खतरा ना बना पड़े। और मास्क अगर वो पहनता है, क्योंकि छोटे बच्चों में मास्क पहनना असंभव ही है, ये वो रख ही नहीं पाते हैं, तो इसलिए उनको थोड़ा सा मम्मी पापा ने ध्यान रखे ही, और जब भी जरूरत हो तभी बाहर निकले बच्चों को लेके। बिना कारण या बिना कोई मतलब के हम बाहर निकलना नहीं चाहिए। बहुत भीड़ वाले जगह पे, जैसे शादी है, ब्याह है, बहुत ज़्यादा जहाँ पे एकाकृत लोग हैं, ऐसे कोई फंक्शन हम बच्चों के साथ अटेंड नहीं करेंगे। अगर ये हम समझ लेते हैं तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं आना चाहिए। सर, जैसे दूसरी लहर जैसे ही खत्म हुई थी तो लोगों ने अंशतः राहत की सांस ली थी, और उसी के सिलसिले में सरकार ने स्कूल्स भी बच्चों की शुरू कर दी थी। बट अभी क्रिसमस की छुट्टियां हैं, अभी फिर से सरकार ये सोच रही है कि बच्चों की स्कूल शुरू करे कि नहीं, पर इस पर आपका व्यक्तिगत क्या मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि ये कोविड का जो सत्र है, ये जब तक के नो वैक्सीन नो स्कूल पे हमने अड़े रहना चाहिए। हमने 2 वर्ष बिताए हैं, गत वर्षों में बच्चों ने बहुत अच्छा किया है ऑनलाइन में। उनको भले ही वो अनेक सत्र समझ में नहीं आया हो, पर उन्होंने अपने पूरी समझ से उनको साथ दिया है, और अभी ऑनलाइन सत्र की उनको आदत भी पड़ गई है। अभी सिर्फ 2 महीने का समय हमारे पास में है, 2 महीने में ये सारी वैक्सीन हमारे पास में आने वाली है। ये एक बार वैक्सीन इनको लग जाए पहली डोज, उसके बाद ही हम इनको स्कूल भेजें तो बेहतर है, क्योंकि बच्चे ये बहुत देर तक के वाहक रहते हैं वायरस के, और इससे दिक्कत ना हो। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है कि बच्चों को पहले लसीकरण दें, पूरा वैक्सीनेशन होने के बाद ही आप बच्चों को स्कूल भेजें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जैसे आपने बोला कि स्कूल ना भेजे, मतलब घर से ही करे, तो फिर वो बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, तो उससे भी बच्चों की सेहत पर काफ़ी असर पड़ता है सर। तो उस पर आप क्या कहेंगे सर? ऑनलाइन से बच्चों पर मतलब किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है? ऑनलाइन का देखिए कि हमको उनको आदत नहीं डालना है कि कंटिन्यूसली वो ऑनलाइन पे बैठे रहें। जिस प्रकार का सत्र है उसके तरफ ध्यान देने की जवाबदारी माता पिता की, क्योंकि बहुत सारे माता पिता ये वर्क फ्रॉम होम पे ही है, तो इसलिए उनको जितना होमवर्क है उनका पीरियड खत्म होने के बाद में उनको कोई भी शारीरिक एक्टिविटी में, मैदानी खेलों में, या फिर हम ब्रेन गेम्स दे सकते हैं खेलने के लिए, और उनको इन्वॉल्व रख सकते हैं। डेफिनेटली थोड़ा सा ये ट्रिकी सिचुएशन है हम सभी के लिए, क्योंकि वो अपने दोस्तों से नहीं मिलते, घर पे बने रहते हैं, उनको मेल मिलाप नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ उनको होती है। पर निश्चित रूप से अगर हम इस पे विजय प्राप्त करने के लिए अभी बहुत कम समय बचा है, हम अगर अच्छे से उनको वैक्सीनेशन दे के स्कूल भेजेंगे तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात रहेगी। और डेफिनेटली उनके पीछे अगर हम मोटिवेशनल बन के खड़े रहे, उनको बताए कि हमने ऑनलाइन क्लासेस के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी है, जैसे आंखों पे स्ट्रेस होना, उनको हेडेक होना, चश्मा लगना, ये सारी चीज़ें जब हम बताते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, कोई भी चीज़ का प्रमाण या कोई भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन बच्चे चाहते हैं और वैसे ही वो फॉलो करते हैं, इसलिए उनको उस तरीके से समझा दिया जाए, अपने डॉक्टरों के पास ले जाके उनके पीडियाट्रिशियन से उनको समझा दिया जाए, टीचर के माध्यम से समझ। बच्चे ना अपने घर से ज़्यादा टीचर पे और डॉक्टर पे बहुत भरोसा रखते हैं। अगर वो चीज़ अगर वो टीचर कहती है या डॉक्टर कहते हैं तो उसको 100% फॉलो वो बच्चे करते हैं और उनको तकलीफ से बचाया जा सकता है। तो जैसे अभी बच्चों का ऑनलाइन शिक्षण है, तो उसकी वजह से हमने देखा है कि बच्चे काफ़ी सुस्त हो रहे हैं, तो घर में ही रहकर उनसे कौन कौन सी हम गतिविधियां कर सकते हैं? और घर में हम बहुत अच्छे गेम्स खेल सकते हैं उनके लिए, जैसे कैरम है, लूडो है, चेस है, इस प्रकार से हम गेम्स भी खेल सकते हैं। घर के टेरेस पे हम उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए बॉक्सेस बना के दे सकते हैं ताकि उसमें वो जंप कर सके, उसको सर्कल समान उसको कंप्लीट करें। लगोरी जैसे एक गेम था पहले हमारे बचपन में हम खेलते थे, या ऐसे अनेक गेम, भौरा फेंकना है या और कोई भी शारीरिक गेम जिसमें थोड़ा कम स्पेस में हमारा काम होता है, या डांस है, जुम्बा क्लासेस है। वैसे घर में हम वो यूट्यूब का चैनल चालू करके हम उनसे डांस भी करा सकते हैं, भरतनाट्यम कर सकते हैं, पतंग उड़ाने का शौक होगा तो पतंग भी उड़ा सकते हैं। ऐसे सारे गतिविधियों में लेकिन पालक का अपने बच्चों के साथ होना अनिवार्य है, अदरवाइज थोड़े से प्रॉब्लम्स या कभी कभी एक्सीडेंट भी हम देखते हैं कि अनवांटेड होते हैं। इसलिए अगर पूरी शारीरिक क्षमता वाले बच्चे हैं तो उनको आप क्लासेस भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं। प्ले ग्राउंड पर मैंने जैसे बताया कि वो बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड है, ओपन स्पेस है, आपके बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारी जगह है, कम मात्रा में बच्चे हैं, इसलिए आप उनको खेलने भी दें।
सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि मतलब बच्चों को खेलने देना चाहिए, उससे उनका जो शारीरिक है वो विकास होगा, पर उसके साथ साथ खाने का भी बहुत महत्वपूर्ण उन पर इफेक्ट पड़ता है। तो किस तरीके का खाना उन्हें देना चाहिए सर? देखिए, पहले तो खाने में ना स्वीट चीज़ बच्चों को बहुत प्यारी लगती है, तो स्वीट खाने से हमारी इम्यूनिटी का लॉस होता है, इसलिए ज़्यादा चॉकलेट्स हो गए, चिप्स हो गए, तली हुई चीज़ें हो गई, बर्गर, पिज़्ज़ा, पास्ता, जो जंक फूड कहलाता है उससे हमने बचना चाहिए, जो हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ही मारक है या अच्छा नहीं है। क्या खाना चाहिए बच्चों ने? तो ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं बच्चे, फ्रूट्स खा सकते हैं, छाछ, लस्सी जो घर में बनता है, घर का पूरा भोजन वो खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के फूड से हमको बचना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी ठेला पे या फिर बाहर की चीज़ें मिलता है वो कैसा है फूड, इसकी कोई प्रामाणिकता हमारे पास में नहीं है। इसलिए इम्यूनिटी जिससे लॉस होती है ऐसी कोई चीज़ ना करें। इम्यूनिटी बढ़ती किससे? अनार बहुत अच्छा है, पोमोग्रेनेट, एक अनार 100 बीमार, मतलब एक अनार 100 बीमारियों के लिए काम करता है, तो अनार एक अच्छा फ्रूट है, पाइनएप्पल एक अच्छा फ्रूट है, संतरा अभी बहुत हमारे नागपुर के फेमस है और संतरे भी आए हैं, इसलिए आप संतरे भी दे सकते हैं। मौसम्बी बहुत अच्छा डिटॉक्सिफायर है हमारे पेट के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम अंकुरित धान्य उनको दे सकते हैं, पालक है, पालक का सूप दे सकते हैं, टोमेटो सूप दे सकते हैं, ऐसे अनेक चीज़ों से हम उनकी इम्यूनिटी में बहुत इजाफा करते हैं। पर पानी जितना ज़्यादा पिएगा कोई भी बच्चा और रेस्ट करेगा वो उसको ज़्यादा इम्यूनिटी मिलती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी 1 लीटर से लेके 3 लीटर तक बच्चों ने पानी पीना चाहिए, ऐसा मैं आपके माध्यम से सभी माता पिता को आग्रह करना चाहूँगा। तो ये थे हमारे साथ गिरीश चर्रे सर, जिन्होंने बच्चों का ख्याल इस कोरोना और ओमिक्रॉन के काल में कैसा रखा जाए इसके बारे में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी और आजकल के करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई बच्चों की और बूढ़ों की या फिर वरिष्ठ नागरिकों के बारे में हेल्थ की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो आरोग्यम। नमस्कार।